क्या आप लोग जानते हो कि हर साल इंडिया के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को जो है बर्थ दे सकें। और इस साल उन 2.5 से 3 लाख लोगों में एक पेरेंट्स हैं, लेट सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स। जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो एक पंजाबी रैपर और सिंगर थे, लेकिन 2 साल पहले उनके पेरेंट्स यानी बलकौर सिंह और चरणजीत कौर ने अपने एक लौते बेटे सिद्धू मूसेवाले को खो दिया था बिकॉज ऑफ द गैंग वार। और शायद इसी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ऑप्ट किया आईवीएफ को ताकि वो एक और बच्चा कर सके। सिद्धू मूसेवाला का जो ब्रदर है वो रिसेंटली बॉर्न हुआ था मार्च 2024 में, लेकिन जब से उनका भाई इस दुनिया के अंदर आया है उससे रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पेरेंट्स ने आईवीएफ के कुछ रूल्स को जो है फॉलो नहीं किया है। अब आईवीएफ के क्या रूल्स हैं और क्यों उनके भाई को जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो है रूल्स के अगेंस्ट है, तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आईवीएफ ऐसा क्या कहता है और ऐसा क्या किया है उनके पेरेंट्स ने जो कि लॉ के अगेंस्ट है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये आईवीएफ क्या है, जिस टेक्निक को यूज़ करके सिद्धू मूसेवाला का जो ब्रदर है वो बॉर्न हुआ है। तो ये जो आईवीएफ है इट स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक तरीके का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिससे लोग यूज़ करते हैं ताकि वो कंसीव कर सकें। अब इसे हम लिटरली वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं। तो ये जो टर्म है इन विट्रो, इसका मतलब होता है ग्लास, और जो फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब होता है कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है एग से। तो अब आईवीएफ के दौरान क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जो कि नॉर्मल कोर्स में बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में ये जो फर्टिलाइजेशन है ये एक लेबोरेटरी डिश के अंदर होता है। तो जनरली तो क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस जो वुमेन होती है, जो फीमेल होती है, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। लेकिन जिन लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इनफर्टिलिटी होती है, तो उस केस में वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये एक लेबोरेटरी डिश के अंदर हो रहा होता है, ग्लास के अंदर हो रहा होता है। और उसके बाद उस ग्लास के अंदर देखा जाता है कि कैसे जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उन्हें मॉनिटर किया जाता है, उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को। और जब ये देखा जाता है कि एक या एक से ज़्यादा जो एम्ब्रियोज़ हैं वो हेल्दी हैं तो उन्हें इम्प्लांट किया जाता है, डाला जाता है इनटू द वुमेन्स यूट्रस यूजिंग अ थिन कैथेटर। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, एक लेबोरेटरी डिश के अंदर होता है, उसको देखा जाता है, ग्रोथ देखी जाती है, डेवलपमेंट देखा जाता है उस एम्ब्रियो का। और जब ये देखा जाता है कि एक जो एम्ब्रियो है वो डेवलप्ड है तो उसे वुमेन की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। और जब ये इम्प्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो नेचुरली जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उस तरीके से फिर वुमेन की बॉडी में बाकी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सब कुछ वुमेन की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो इनिशियल जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, वो बाहर हो जाता है और फिर बाकी का पूरा डेवलपमेंट वुमेन की बॉडी के इनसाइड ही होता है। तो ये होता है पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ की पूरी टेक्निक। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो टेक्निक है ये किसके लिए यूज़फुल होती है। तो वो लोग जो किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी इश्यूज से जूझ रहे होते हैं तो उनके लिए ये टेक्निक हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल्स के अंदर उनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो ये बेसिकली एक पैसेज वे की तरह जो है एक्ट करते हैं, जहाँ पर जो एग है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है टूवर्ड्स द यूट्रस। तो उस समय अगर जो उनकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं तो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं यही एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। और अगर यही ब्लॉक्ड है तो जो लेडी है उसे कंसीव करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा मेल्स के अंदर देखा जाए तो वो मेल्स जिनका जो स्पर्म काउंट है वो कम है, जो क्वालिटी है वो कम है, तो उस केस में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई और अगर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम है या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन है तो उस केस में भी जो आईवीएफ है ये टेक्निक यूज़ की जाती है। सो अब हम ये तो समझ गए कि ये जो आईवीएफ है ये टेक्निक क्या है और इसे कौन यूज़ करते हैं, किन प्रॉब्लम्स के लिए ये यूज़फुल रहती है।
मगर यहाँ क्वेश्चन लॉ का था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के जो पेरेंट्स हैं उन पे ये आरोप लगाया गया है कि जो आईवीएफ के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। अब हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा लॉ है जो इस टेक्निक को गवर्न करता है। तो वो लॉ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये पूरा फ्रेमवर्क है फॉर एथिकल एंड सेफ प्रैक्टिसेस इन असिस्टेड कंसेप्शन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग आईवीएफ। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ आईवीएफ के लिए नहीं है, बल्कि और भी जितनी भी टेक्निक्स हैं, यानी कंसीव करने के लिए जो असिस्टेंस यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी की, तो जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती है उन सभी पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। अब इस लॉ के अंदर जो आईवीएफ के रूल्स हैं वो क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की भी एक एज लिमिट है, यानी जो औरतें 21 से 50 साल की उम्र की हैं वो ही इस टेक्निक को यूज़ कर सकती हैं। और अगर हम मेन की बात करें, आदमियों की बात करें, तो उनकी जो एज लिमिट है वो है 26 साल से लेकर 55 साल तक। तो इतनी ही एज लिमिट के लोग जो हैं आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो वुमेन 50 साल से ऊपर की हैं तो वो भी बच्चा कर सकती हैं, लेकिन फिर उनका प्रॉपर चेकअप होगा थ्रू मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन, ताकि उनकी जो वेलबींग है उसे इंश्योर किया जा सके फॉर प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल सिनेरियो में तो क्या एज लिमिट है, अगर वुमेन है, अगर फीमेल है, तो वो मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 साल की, और जो मैन है वो मिनिमम 26 साल के होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 साल के। तो ये एक बेसिक एज लिमिट है अगर आपको आईवीएफ के थ्रू बच्चा करना है। लेकिन अगर कोई वुमेन 50 साल के ऊपर की है और फिर भी वो बच्चा करना चाह रही है, तो उस केस में उसका पूरा प्रॉपर चेकअप होगा। ये देखा जाएगा कि क्या ये प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू कर सकती है या नहीं, और तभी उसे अलाउ किया जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है, उसकी पूरी वेलबींग जो है वो देखी जाती है। अब करेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो सिद्धू मूसेवाला की मदर हैं वो 58 इयर्स की हैं और जो फादर हैं वो 60 इयर्स के हैं, यानी जो आईवीएफ की एज लिमिट थी वो क्रॉस कर चुके हैं, और इसी वजह से इशू स्टार्ट हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे कि अगर हम ये पूरा जो एज लिमिट है उसे फॉलो नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि आईवीएफ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक तो एज लिमिट हो गई, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर मैं कहूँ एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आईवीएफ जो है मैरिड कपल्स के लिए लीगल है, सिंगल वुमेन भी जो है आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकती हैं अगर वो 21 साल से ऊपर की हैं, यानी अगर वो एज लिमिट पर फॉल कर रही हैं तो वो कर सकती हैं। सिंगल वुमेन को भी अलाउड है आईवीएफ से बच्चा करना। इसके अलावा आईवीएफ के अंदर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस फॉर सिंगल वुमेन, यानी अगर आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अलग है, या फिर अगर आप सिंगल वुमेन हैं, डिवोर्सी हैं, तो उस केस में भी आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकती हैं। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो कपल्स आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर रहे हैं ये ज़रूरी है कि वो इनफर्टाइल हों, यानी वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर उनको कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि कंसेप्शन को प्रिवेंट कर रही है, तो उस केस में वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्लिनिक्स के लिए भी हैं। तो जो क्लिनिक्स जो हैं आईवीएफ को परफॉर्म करते हैं दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइंस। इसके अलावा जो स्पर्म या फिर एग डोनर्स हैं उनकी भी एज लिमिट है और उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कितनी बार अपना स्पर्म या एग डोनेट कर सकते हैं। तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब गाइडलाइंस हैं जो कि आईवीएफ के थ्रू बच्चा करने के लिए जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो डोनर्स हैं उनकी भी है। अब जो प्रेजेंट केस है सिद्धू मूसेवाले के ब्रदर का कि क्यों उनके बर्थ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि ढंग से लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके जो पेरेंट्स हैं वो एज लिमिट के बाहर के हैं,
इसीलिए जब उनके फादर उनके बच्चे के जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेने गए तो जो मिनिस्ट्री है यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एक नोटिस भेजा पंजाब गवर्नमेंट को, जहाँ पर वो रिपोर्ट मांग रहे हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट की कि ये जो कपल है इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट किया, कहाँ से ये ट्रीटमेंट ऑप्ट किया और क्या उन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट जो है उसे वायलेट किया है। अब जब पंजाब गवर्नमेंट के पास ये नोटिस आया तो उन्होंने क्या किया, इस नोटिस को किसके पास भेज दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास। तो ये जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अब क्या किया है, शो कॉज नोटिस इशू किया है टू दी स्टेट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ जो कि हैं अजय शर्मा। तो अब ये सब जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि जो उनकी मदर है क्या उनका प्रॉपर थॉरो चेकअप हुआ था इस प्रेगनेंसी से पहले, कि वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं, आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकती हैं या नहीं, उनकी बॉडी उनकी हेल्थ इस बात के लिए केपेबल है या नहीं। तो इसी वजह से ये नोटिस जो है इशू किया गया है। रूटीन चेकअप के लिए मेरे पास आते थे, बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि एडवांस स्टेज में कभी थोड़ा बीपी बढ़ गया, कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लग गया, तो तब हम उनको मैनेज करते थे। अदरवाइज वो ज़्यादातर सही रहे हैं, हेल्दी रहे हैं और वो बहुत फिट हैं, तभी उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो इस न्यूज़ को देख के हम चाहते हैं कोई गलत मैसेज भी ना जाए। तो जब भी कोई एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले मदर की फिटनेस को असेस करना होता है, सबसे पहले मदर को सेफ रखना, बचाना हम सबका फर्ज होता है। तो अगर मदर अनफिट हैं तो ये ट्रीटमेंट्स नहीं करे जाते। ओनली व्हेन द मदर इज फिट, उनका सारा कुछ ठीक है, उनका हेल्दी है, काम करते हैं, सांस नहीं चढ़ता, हार्ट फंक्शन इज गुड, कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ऐसे लोग आईवीएफ का सहारा लेते हैं। अब अगर हम लॉ की बात करें कि अगर कोई इस तरीके से बच्चा कर लेता है और उसकी ढंग से जांच पड़ताल नहीं की गई थी, उसकी पूरी एनालिसिस नहीं की गई थी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है, किसको सज़ा मिलती है, क्योंकि बच्चा तो हो गया है, अब उसमें तो रोक लगाई नहीं जा सकती, तो किसको सज़ा मिलेगी, किसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस रिगार्ड में कोई भी क्लियर डायरेक्टिव नहीं है लॉ के अंदर रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू आईवीएफ इन केस ऑफ अ वायलेशन। तो इस केस में क्या होता है, जो अथॉरिटी है वो यूजुअली बच्चे की जो कस्टडी है वो कपल को ही दे देती है, क्योंकि लॉ कुछ कह नहीं रहा है, साइलेंट है। उन्होंने ये कहा है कि क्या क्या फॉलो होना चाहिए, मगर ये नहीं बताया है कि अगर कोई वायलेट करता है इस रूल को, एज लिमिट को, तो उस केस में बच्चे के साथ क्या करेंगे और कपल के साथ क्या करेंगे। तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर डॉक्टर्स का यही कहना है, तो उस केस में उस बच्चे को कपल को ही दे दिया जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा केस और कोई सामने आया नहीं है जहाँ पर इस तरीके का केस हुआ हो। और अगर हम बाकी वायलेशंस की बात करें, यानी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी क्लिनिक जो है वो एआरटी एक्ट को फॉलो नहीं करता, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है, तो उस केस में उन लोगों पर काफ़ी फ़ाइन जो है इम्पोज किया जाता है, इनफैक्ट जेल भी हो सकती है। तो अगर कोई इस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उनको जो मिनिमम फ़ाइन उन पर इम्पोज किया जा सकता है इट इज़ 5 लाख, और वो बढ़ के 10 लाख भी हो सकता है। तो अगर वो पहली बार किसी लॉ को, किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इतनी पेनल्टी होगी, और अगर दोबारा वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस केस में उन्हें जो है जेल भी भेजा जा सकता है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years विच मे एक्सटेंड टू 8 years। इसके अलावा इस एक्ट में एक चीज़ और मेंशन है जो कि इस केस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो कॉग्निजेंस है किसी भी ऑफेंस की, वो तभी कोर्ट ले सकता है अगर जो कंप्लेन है वो किसी नेशनल या फिर स्टेट बोर्ड ने की है। इसका मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता किसी और के अगेंस्ट। ये जो कंप्लेन है वो किसी अथॉरिटी ने फाइल की हो तभी उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी, तभी कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करेगा। तो इसीलिए इस केस में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स हैं उन्होंने भले जो अपनी एज लिमिट है उसे एक्सीड कर दिया है, लेकिन वो इस एक्सेप्शन में आते हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वुमेन फिट है और केपेबल है तो वो बच्चा कर सकती है, बशर्ते उसका जो प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ हो। और गवर्नमेंट जो है वो बस यही कह सकती है, डॉक्टरों से यही मांग सकती है कि उनकी वो रिपोर्ट कहाँ है जहाँ पर ढंग से बताया गया है कि वो केपेबल है इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, जो काफ़ी हद तक शायद दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तक बच्चा भी सही है और उनकी मदर भी ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। लेकिन हाँ,
अब इस केस के बाद जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आईवीएफ के जो रूल्स हैं उन्हें और स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ऐसे केसेस जो हैं वो दोबारा सामने ना आएँ। सो लेट्स सी कि अब आईवीएफ के अंदर जो आईवीएफ के रूल्स हैं उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं या नहीं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।